आज मेरे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज कई नई खुलासे करने जा रही हैं, कई ऐसी सच्चाई बताने जा रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ साध्वी प्रज्ञा जानती है, दूसरा कोई नहीं। मुझे लगता है, और आज दोपहर को जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा जी, मुझे लगता है इन बातों के बारे में पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे प्रोग्राम पे, हमारे रिपब्लिक भारत चैनल पे आके खुलकर बात करें। मैं ये लाइव इंटरव्यू कैरी करूंगा, सारे लोग देखेंगे और खुद समझ जाएंगे कि आज महाराष्ट्र में और मुंबई में क्या हो रही है। दोस्तों, जब साध्वी प्रज्ञा 38 साल की थी तो उनके साथ क्या हुआ, किसने जेल में उन्हें टॉर्चर किया, किसने मालेगांव के फर्जी केस में, और मैं दोहराता हूं फर्जी केस में, साध्वी प्रज्ञा की यातना की, और आज कैसे वही व्यक्ति सच के लिए संघर्ष करने वालों को फर्जी केस में फंसाना चाहते हैं। साध्वी प्रज्ञा आज उस व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतारेंगी, तथ्यों के साथ उसे बेनकाब करेंगी। बहुत बड़ी साजिश से पर्दाफाश होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और साध्वी प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप मेरे साथ लाइव इस इंटरव्यू के लिए आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा है, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, मगर आपने आज चुनाव प्रचार के काम को थोड़ी देर के लिए छोड़कर आप हमारे साथ लाइव हैं। इस वक्त हजारों लोग YouTube में, देश भर में करोड़ों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। साध्वी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उसके बारे में अवगत हैं। महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में, जहां आज एक दिन कंगना के घर को तोड़ा जाता है, हजार जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो उद्धव सरकार या परमवीर पर सवाल उठाते हैं, उन पर FIR हो जाती है, जहां पे जो नेवी में जो अफसर थे उनको मारा जाता है, इस तरह की तानाशाही जो सिचुएशन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? साध्वी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आवाज कट रही है। साध्वी प्रज्ञा जी, आवाज आ रही है? अभी आवाज कट रही है अर्णव जी। साध्वी प्रज्ञा जी, आपका प्रश्न मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। में सवाल पूछता हूं, संक्षिप्त में। अब मैं अभी फिर से पूछता हूं आपको कि महाराष्ट्र में जो अब स्थिति बनी हुई है आज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? पहला सवाल। महाराष्ट्र, जहां की जनता बड़ी देशभक्त है, मेरे मन में बचपन से महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र निवासियों के लिए बहुत आदर और सम्मान है। परंतु जब मैं बड़ी हुई तो उसी महाराष्ट्र में मेरे ऊपर एक बहुत ही घातक, राष्ट्रघाती एक ऐसा केस लगाया गया जो पूरी तरह से गलत बनाया हुआ केस था। लेकिन इसमें मैं किसी प्रदेश को, किसी जनता को दोष नहीं देती हूं, परंतु इसमें विशेष तौर पर जो ATS और ATS के मुख्य अधिकारी जो हैं, मैं उनको दोष देती हूं कि उन्होंने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया और कानून का पालन नहीं किया, और एक ऐसे षड्यंत्र में ऐसे निर्दोष लोगों को फंसाया जो उस केस में थे ही नहीं। इसलिए
आज भी वो अधिकारी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ये मुझे बड़ा दुखी कर देता है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो बनती हैं, इसलिए वहां अव्यवस्था है और तमाम सारी अराजक गतिविधियां हैं जो वो संचालित होती हैं। साध्वी जी, आपके साथ मालेगांव के केस में हाँ जी। क्या हुआ? आप पर जो फर्जी आरोप लगाए गए, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हमें बताइए। मेरे ऊपर तो पूरी तरह से ये केस फर्जी लादा गया, जहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हर इंटरव्यू में, आज से नहीं, जब तक मैं अंदर थी और मैं जब कोर्ट जाती थी, जब भी मुझे अवसर मिलता था, मेरा संघर्ष यही था कि ये जो पूरा केस है, ये देशद्रोही केस, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, और ये षड्यंत्र देशघाती है। इसमें मुझे एक्यूज नंबर 1 बनाया, मास्टरमाइंड कहा, और ये मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं, और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं जो मैंने नहीं होने दिया। उनकी यातनाएं असहनीय यातनाएं थी। मैं तो ये मानती हूं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और इसलिए जो देशभक्त होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। लेकिन आज भी मुझे इतनी भयानक तकलीफें हैं जिनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है, और यहां तक कह दिया गया है कि अगर मैं संभली नहीं या मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये डॉक्टर का कहना है। उन्हीं यातनाओं का दुष्परिणाम मैं भोग रही हूं, परंतु इसकी मुझे चिंता नहीं है। देश हमारा सुरक्षित रहे, देश हमारा बना रहे। मैं और हमारे जैसी कई साध्वी, हमारे जैसे कई देशभक्त इस पे न्यौछावर हो जाएंगे, परंतु देश को बचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम सब देश को बचाना चाहते हैं और बचाकर रहेंगे। साध्वी जी, ये यातना, अब हाँ जी, ये अत्याचार, ये आप पर किसने किया, और जितना हमारे दर्शकों को बता सके इसके बारे में बताएं। ये मेरा पहला सवाल आपसे है। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि ये आपसे क्या कहलवाना चाहते थे, जो एक साध्वी को उन्होंने आतंकवादी और अक्यूज नंबर 1 बनाया। मगर उस षड्यंत्र के पहले मैं चाहता हूं कि देश की जनता, रिपब्लिक भारत के करोड़ों दर्शक, इनको आप बताइए कि आप पर किस तरह की अत्याचार की और किस व्यक्ति विशेष ने की। अत्याचार आज से नहीं, मैं निरंतर बताते चली जा रही हूं हर चैनल पे। जिसने भी मेरा इंटरव्यू लिया है और जिनको भी मैंने दिया है उनको मैं निरंतर बताती हूं। परंतु अभी आर भारत ने एक अन्याय के विरुद्ध जो मोर्चा खोला है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, उस प्रकरण को आपके चैनल ने बहुत लंबा और बिल्कुल विस्तारित चलाया। मैंने कभी कभी थोड़ा देखा, बस इतना मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मृत्यु को मर्डर बताया गया, और उनके मर्डर के विरुद्ध हत्या का जो प्रकरण चलाया और ये बताया कि ये मर्डर नहीं था, ये हत्या थी, इसमें तमाम विस्तृत आपने जो जानकारी दी, उस जानकारी से कई लोगों को यह जानकारी मिली। और एक ये आंदोलन जो खड़ा हुआ, वास्तव में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हर किसी चैनल का कार्य है। मैंने अपनी तरफ से इस बात के लिए दुख जताया था कि महाराष्ट्र सरकार एक बार अन्याय कर चुकी है,
इतना बड़ा षड्यंत्र करके मालेगांव 2008, मालेगांव 2006 इन सब प्रकरणों में हिंदुओं को डाला और डाल करके हिंदुओं को और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार करके फिल्म तैयार कर दी। इसमें कितने लोग आहत हो रहे हैं, कितने परिवार आहत हो रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। परंतु एक सुशांत सिंह राजपूत जो अब युवा था, अपने कैरियर को लेकर के चल रहा था, उसको भी, उसके तो मरने के पश्चात भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये हमारे दुख का कारण था और न्याय नहीं मिल रहा, उसका कारण था परमबीर सिंह जो आज मुंबई का कमिश्नर है। ये बड़े दुख की बात है कि मेरे स्पष्ट कहने के बाद और मैंने पुनः आर भारत के कुछ लोगों को बताया कि भाई ये जो परमबीर सिंह है, इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है बिल्कुल सच है। परमबीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यानी मुझे जेल में डाल करके और हम जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल करके, जिन्हें पीटने का अधिकार नहीं होता है, उसने इतनी भयानक यातनाएं दी कि शायद परतंत्र काल में भी इतनी यातनाएं किसी महिला को नहीं दी गई हैं। परंतु उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने षड्यंत्र किए। और इस षड्यंत्रों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यह मालेगांव 2008 और मालेगांव 2006 में जितने लोग हैं, 2008 की विशेष बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उसमें हूं और मुझे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र वो करता रहता है, उसकी आदत है। परमबीर सिंह जिसने षड्यंत्र करके एक हमारे इसी प्रकरण में एक्यूज हैं, धावड़े करके हैं, राकेश धावड़े, उन राकेश धावड़े को महाराष्ट्र से उठा करके एक केस उनके ऊपर पिछला कोई निकाल करके एक केस 13 तारीख को लगाता है और 13 को ही चार्जशीट उपस्थित कर देता है। फिर एक केस लगाता है 15 तारीख को और उसके बाद 15 तारीख को ही चार्जशीट बना करके और पुलिस पर दबाव दे करके और उसको लाता है। मकोका में ये नियम था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक बहुत बड़े ग्रुप में भी अगर एक व्यक्ति के ऊपर कोई 3 चार्जशीट किसी प्रकरण में, अलग अलग प्रकरण में है, तो उसके ऊपर मकोका लगा दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र किया कि 2 चार्जशीट एक दिन में ही उपस्थित करके उसके ऊपर मकोका और पूरे ग्रुप के ऊपर मकोका केस लगा दिया, जबकि वो ग्रुप था ही नहीं। अलग अलग लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनाया। उसके बाद ये चार्जशीट एक एक दिन में जमा करवाई और लगा दिया। हाई कोर्ट ने उसको, सेशन कोर्ट ने उसको नहीं माना, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। इनका षड्यंत्र था कि हमें सालों साल जेल में डाले रहे और कभी हमारी जमानत ना हो। इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया और वास्तव में वो अपने षड्यंत्र में सफल रहे कि मुझे 9 साल तक जेल में रखा और हम जैसे देशभक्तों को 9-9 साल तक जेल में रखा। और उसके बाद परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इनके ऊपर मकोका लगता ही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक एक दिन में चार्जशीट का षड्यंत्र करके इन्होंने फंसाया। इतना बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी ये व्यक्ति षड्यंत्रों से परे नहीं होता है, षड्यंत्रों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसकी फितरत है ये, और ये इनके कारण नहीं होता। ऐसे जो अफसर होते हैं ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से के आधार पर ये चलते हैं। वहां कांग्रेस का, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री है और ये जो कांग्रेस होती है इनका तो इस प्रकार से षड्यंत्र करने का एक पूरी मानसिकता और विचारधारा है। और इस विचारधारा के विरुद्ध मैं एक ही बात कहूंगी कि ऐसे लोगों को ये पालते हैं और पाल करके ऐसे षड्यंत्रों को बनाने के लिए, ऐसे षड्यंत्र करने के लिए ये इनको स्थापित करते हैं। नहीं तो एक और व्यक्ति है जिसका मैं अभी नाम नहीं ले पाऊंगी, वो व्यक्ति 15 से 17 साल तक बाहर था, पुलिस अधिकारी था, और जैसे ही इनका शासन आया इन्होंने उसको बरी करके इसके साथ काम करने के लिए लगा दिया। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि मैंने आपके समक्ष आपका सहयोग करने के लिए मैंने कहा जो व्यक्ति इस प्रकार की आवाज उठा रहा है
कंगना रणावत एक महिला है, वो भी एक हीरोइन है, जो कलाकार है, उसके अंदर जो जिस प्रकार से कला है, वो महिला बहुत संघर्षशील है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती है। मैंने ये भी सुना कि उसके विरुद्ध, उसके ऊपर भी बहुत अन्याय हुआ है। ऐसे पुलिस अफसर कभी किसी को नहीं छोड़ते। ऐसी कांग्रेसी मानसिकता कभी किसी को सत्य पर टिका नहीं देना चाहती। परंतु मैं कहती हूं कि जो लोग भी इस प्रकार से असत्य से लड़कर के सत्य का सामना करते हैं, वो योद्धा कहलाते हैं और वो कभी पीछे ना हटें। और मैं इतना ही कहूंगी कि अपने टॉर्चर के बारे में मैं बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, और पता नहीं आंतरिक मन हमारा उन घटनाओं को याद करके व्यथित इसलिए होता है कि हर कोई इसको सुन करके रोता है। और ये रोना, मैं सोचती हूं समाज को मैं खुशी दूं, समाज को मैं हंसना सिखाऊं। परंतु जब मैं अपने टॉर्चर की बात करती हूं तो हमारा जो राष्ट्रभक्त है, यहाँ का जो युवा जन है, हमारे देश का वृद्ध लोग हैं जो चाहते हैं देश को और देशभक्तों को, वो रोते हैं। हमारा मन बड़ा पीड़ित होता है कि क्यों ऐसे लोग अभी भी इस क्षेत्र में बने हुए हैं, और क्यों इनको आश्रय मिलता है, और क्यों इनको राजनीतिक लोग उपयोग करते हैं। ऐसे लोग जो कानून की वर्दी में गैर कानूनी काम करते हैं, इनको तो धिक्कारना चाहिए और इनको तत्काल इनकी सर्विस से मुक्त करना चाहिए। साध्वी जी, आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद किसी महिला के साथ इस तरह से टॉर्चर नहीं हुआ। जब आपको टॉर्चर किया गया तो क्या परमवीर सिंह वहां उपस्थित थे? पहला सवाल। दूसरा, क्या वो खुद वहां पे थे? क्या उनके अधिकारी थे या वो थे? और कहां पे हुई थी ये टॉर्चर? पुलिस ऑफिस था काला चौकी, मुंबई में। वहां पर इन लोगों ने मुझे 13 दिन तक गैर कानूनी रखा, और उसके बाद अदालत से समय लेकर के 11 दिन की कस्टडी और मांगी। इस प्रकार से हम इनके बीच में 24 दिन रहे। उन 24 दिनों में इस एटीएस ने, और विशेष तौर पर हेमंत करकरे और परमवीर सिंह, इन दोनों लोगों ने, और इन दोनों लोगों के सानिध्य में मेरे ऊपर असंख्य यातनाएं मुझे दी गईं और असंख्य अत्याचार हुए। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी, फिर मैं इस विषय पर आऊंगी। मैंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस को लगा कि हमने बहुत बड़ा इनका अधिकार छीन लिया, और इसलिए जब मैंने अपनी पीड़ा, सिर्फ अपनी पीड़ा और सिर्फ हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया, और उसमें हेमंत करकरे का नाम आया, तो ये लोग इतने उखड़ गए और चुनाव का फायदा लेकर के इन्होंने इतना एक विकृत उसको रूप दिया कि मैं शहीदों का अपमान करती हूं, शहीदों का सम्मान नहीं करती। तो आज मैं उस बात का भी उत्तर देना चाहती हूं कि शहीद हमारे घर में भी हैं, मिलिट्री में लोग हमारे घर में भी हैं, हमारे हर रिश्तेदार का परिवार में, किसी के परिवार में एक व्यक्ति और किसी के परिवार में सभी पुरुष जितने भी हैं वो मिलिट्री में हैं। और मैं भिंड क्षेत्र की रहने वाली हूं। उस भिंड क्षेत्र का पानी ऐसा है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना चाहते हैं। इसलिए शहीदों का अपमान तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर से शहीद हुआ करते हैं, और ये पूरा देश हमारा घर है। और देश की रक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति जब देश के लिए समर्पित होता है, सदैव हमारा नमन है उसको। परंतु जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अन्यायी है, जो अत्याचारी है, मैं इसको कहना कभी नहीं भूलूंगी, कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से मैं कहती हूं, ये टॉर्चर जो हुआ है हमें, ये टॉर्चर हेमंत करकरे के सानिध्य में हुआ। ये टॉर्चर परमवीर सिंह ने स्वयं ने किया, और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया, और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया।
और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं, और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमवीर सिंह खड़े हुए थे वहां, और परमवीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था, और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया, और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है, और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता है किसी के लिए। सुनना भी शायद कष्टकारी है, इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके। मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है। लेकिन इतना मारा, और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमवीर सिंह को। और इस परमवीर सिंह ने, एक इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने, और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दें वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है। और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं। ये व्यक्ति खड़े होकर के इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं, उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं। तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन, और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने दिए। उसके बाद ये व्यक्ति, मैं किस किस कब कब की घटना सुनाऊं। मुझे छत से उतारा जाता था, पेड़ से। बहुत सारी चीजें मैं जब बोलती हूं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पुस्तक में वो सब लिख रही हूं, वर्णन कर रही हूं। कह इसलिए रही हूं कि ये अन्यायी पुलिस ऑफिसर जब तक रहेगा, कभी भी पुलिस विभाग में, महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में न्याय नहीं हो सकता। अर्णव जी, आप और प्रश्न कर सकते हैं। साध्वी जी, आपने और एक व्यक्ति का नाम लिया था, आपने कहा मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो सस्पेंड हुआ और फिर उसको फिर से लाया गया। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में आप कह रहे थे जो सस्पेंड हो गया था, जिसको लाया गया, आपको याद है वो कौन है? हाँ, याद है, लेकिन मैं अभी उसका नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, इसलिए मैं नहीं ले पाई हूं जी। और जो आपका एक और प्रश्न था कि आप ये क्या कहलवाना चाह रहे थे, तो वो भी मैं स्पष्ट कर चुकी हूं। क्या? हाँ जी, मैं कहना ये पूछ रहा था कि ये क्या कहलवाना चाहते थे आप? हाँ जी, ये मुझसे जो भारत को पहले हमें हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी कहा गया, असंख्य यातनाएं दे करके। और इनका जो षड्यंत्र था वो था कि भारत को यूएस में, जो एक संस्था है पूरे विश्व की, उसमें जिसमें हर देश की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनका रिकॉर्ड वहां पहुंचता है, और वहां सभी देश मिलकर के ये घोषित करते हैं कि ये जो भी जिसके बारे में भी ज्यादा केस हुए हैं वो आतंकवादी देश है।
परंतु मैं आपको बता देती हूं, ये इनका षड्यंत्र था कि भारत को आतंकवादी देश घोषित करना, और ये कहलवाना चाहते थे कि ये जो विस्फोट है वो मैंने किया है क्योंकि मैं एक साध्वी हूं, भगवाधारी हूं, और मुझे इन्होंने भगवा आतंकवादी कहा, और यदि मैं उसको स्वीकार कर लेती हूं, इनके टॉर्चर के समक्ष झुक जाती हूं और इनके टॉर्चर से डर जाती हूं और मैं मरने से डर जाती हूं, तो ये अपने देश भारतवर्ष को भगवा आतंकवादी देश घोषित वहां करवा लेते। ये पूरी कांग्रेस का षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र के तहत ये मुझसे तमाम सारी बातें कहलवाना चाहते थे। तुमने विस्फोट किया है, तुम इस देश से तुम्हारा ये कनेक्शन, उस देश से वो कनेक्शन, तमाम सारे आतंकवादियों को जोड़ करके उनसे हमारा कनेक्शन बताना और हमसे हाँ करवाना, जो मैंने नहीं किया और ना ही करूंगी, क्योंकि हमने देशभक्तों ने मरना सीखा है, हमें जीने की कोई लालसा नहीं है, परंतु हम देश के लिए मरना चाहते हैं। अगर मुझे मरना पड़े तो मरेंगे और जीना पड़े तो जिएंगे, लेकिन हम इन दुष्टों के सामने, इन अधर्मियों के सामने, इन विधर्मियों के सामने, इस देशद्रोही, ऐसे देशघाती लोगों के समक्ष कभी झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। दोस्तों, अगर आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप जानते हैं साध्वी प्रज्ञा पर इस तरह की टॉर्चर हुई थी उस समय कि इनके फेफड़ों में इंजरी हो गई, सांस लेने में कठिनाई हुई, इनको वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या यह सच है साध्वी जी कि आपको 1 हफ्ते तक आप वेंटिलेटर पे भी थी, आपको इस तरह से टॉर्चर किया गया था? तो अगर ये सब जी जी मुझे ये लोग एक होटल में लेकर के गए, राजदूत होटल था, वहां इन्होंने पलंग पर कुछ वायर बिछाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट नीचे रखे और ऊपर से बेडशीट बिछाई, उस पर मुझे बिठाया गया और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा प्रश्न पूछते रहे। और उसके बाद जब मैंने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, मैंने जो मुझे जानकारी में नहीं था मैंने नहीं बताया, और इनके समक्ष मैं झुकी नहीं, इनके द्वारा कही हुई बात मैंने कही नहीं। इन्होंने इतना मुझे टॉर्चर किया कि मैं वहां बेहोश हो गई, और फिर ये गोपनीय तरीके से मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए, वो शुश्रूषा हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल में जब लेकर के गए और वहां की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आया कि मेरी फेफड़े की मार लगने से मेरे फेफड़े की झिल्ली फटी, और उस झिल्ली में उसके कारण मैं बेहोश हुई और मेरी श्वास रुकी। उसके बाद इन्होंने उसी अवस्था में मुझे उठा करके, जहां ऑक्सीजन लगा हुआ था, उस अवस्था में उठा करके दूसरे हॉस्पिटल में मुझे पैदल सीढ़ियां चढ़वा करके लेकर के गए और दूसरे हॉस्पिटल में रखा, जिससे कोई भी इन्हें ट्रेस ना कर पाए, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें गैर कानूनी तरीके से 13 दिन रखे हुए थे। ये उसी के अंतर्गत किया था इन्होंने। तो इतनी बुरी तरह से जब आपको उस होटल में ले जाया गया था तो कौन कौन थे उस वक्त? कौन थे? पुलिस के कौन थे? जब आपको इस होटल राजदूत में ले जाया गया तो कौन थे? पुलिस के कौन थे वहां पे? कौन ले गए थे आपको वहां पे? जब मुझे ले जाया गया उस समय सुवर्णा सिंधे थी और कोई एक इंस्पेक्टर था, खानविलकर था, ये लोग साथ में उस समय थे। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया तो मैं बेहोश थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन कौन मुझे वहां लेकर के गए। जब आपके ऊपर यातना कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? सवाल क्या थे? क्या बुलवा रहे थे? आपस में क्या बात कर रहे थे? बस यही करते थे कि तुम कहो, तुम इस व्यक्ति से जुड़ी हो, तुम इस व्यक्ति को जानती हो। अभी चूंकि ये प्रकरण कोर्ट में है, इसलिए मैं कुछ चीजों को अवॉइड करती हूं, क्योंकि जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करेगा, और मेरी कुछ सीमाएं हैं इस कारण से कि मैं कोर्ट की बात को कभी ओपन नहीं करती हूं। अभी हमारा केस चल रहा है, इसलिए कोर्ट का डिसीजन निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हम कहीं भी कभी भी अपने देश के विरुद्ध कभी कोई गतिविधि नहीं कर सकते। देशभक्त अपने देश के लिए मर सकता है, लेकिन कभी अपने देश को घात नहीं पहुंचा सकता, और जो देशघाती हैं वो लोग अपने षड्यंत्रों में विफल हुए हैं और विफल होंगे।
क्या आपने परमबीर सिंह और जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने आप पर ये सब यातना की, क्या इनके खिलाफ आपने केस की है? क्योंकि जितने हमारे दर्शक हैं वो जानना ये चाहते हैं कि अगर किसी पुलिस अफसर परमबीर सिंह ने इस तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर की है एक महिला के साथ, तो वो पुलिस कमिश्नर कैसे रह सकते हैं? हाँ, अभी मैंने इनके विरुद्ध केस नहीं किया है और उसका कारण मैं अभी ओपन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इनके षड्यंत्रों के विरुद्ध बहुत कुछ मैं कर रही हूं। जब मैं इनका पूरा सामने चिट्ठा लाऊंगी तब आपको यह समझ में आएगा कि मैंने इतने सालों तक केस क्यों नहीं किया और फिर क्यों किया। क्योंकि हमारे इतने वर्षों 9 वर्षों तक रहने के बाद इन लोगों ने बहुत सारे सबूत जो है वो नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आऊंगी आपके समक्ष और मैं अपना केस दायर करूंगी। जिन जिन ने मुझे टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने मुझे असहनीय यातनाएं दी हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं स्पोर्ट्समैन थी, मैं फिजिकल ट्रेंड थी, फिजिकल फिट थी, और आज मेरी स्थिति यह है कि मैं अपने से चल नहीं पाती। कभी 4 कदम 10 कदम चलती हूं और कभी कई दिनों तक बिस्तर पर रहती हूं, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज है। और इसलिए और कई तकलीफें ऐसी हो गई हैं उस टॉर्चर के कारण कि मैं शायद पूरी जिंदगी, ऐसा कहा गया है कि मैं पूरी जिंदगी कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक कर सकती हूं अपने देश के लिए जीऊंगी भी और अपने देश के लिए मरूंगी भी, और इन दुष्ट दुराचारियों के विरुद्ध केस भी करूंगी और इनको दंड भी दिलवाऊंगी। इनका बुढ़ापा मैं अच्छे से गुजरने नहीं दूंगी। ये टॉर्चर के समय में आपकी रीढ़ की हड्डी जो टूटी, जो वहां पे आपको चोट लगी, वो टॉर्चर के समय में हुई थी? हाँ जी, ये लोग मुझे जो टॉर्चर करते थे, जब कोई अधिकारी बैठा होता था उस रूम में मुझे लेकर के जाते थे और फिर इनको कुछ इशारा किया जाता था, ये लोग मुझे मिलकर के ऐसे जोर से पटकते थे तो मेरा जो सिर है वो दीवार में लगता था और मेरी जो लोअर बैक है वो जमीन पे लगती थी और दीवार से टकराती थी। और ऐसा कई बार होता था, दिन में कई बार होता था और इतने दिनों में कई बार हुआ। इसलिए जब मैं जेल पहुंची तो उसके बाद मैं टोटल बिस्तर पे आ गई थी और इतने वर्षों तक बिस्तर पे रही, और आज भी मैं उसी तरह से ठीक है जो भी है। और ये ईश्वर जब तक सहन करवाएगा, ये सब कुछ जब होता था, ये परमबीर सिंह वहां पे परमबीर सिंह उपस्थित रहते थे, देखते थे और खुद करते थे। परमबीर सिंह चूंकि वहां अधिकारी था, हेमंत करकरे के बाद एक सुखविंदर सिंह और परमबीर सिंह, ये 2 व्यक्ति अधिकारी हुआ करते थे। तो वो हेमंत करकरे जो थे वो इनको बताते थे और ये लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के हमारे ऊपर टॉर्चर करते थे। हमारे ऊपर ही नहीं, जितने भी इस प्रकरण में जितने लोगों को अंदर किया है सबको भयानक यातनाएं दी हैं, अमानवीय यातनाएं दी हैं। बिल्कुल राक्षस बन जाते थे ये लोग। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ अपनी वो बात कह रही हूं कि जो मुझे प्रताड़नाएं दी हैं, इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। जी बिल्कुल। आपने कहा, देखिए एक ही बात मैं दोहराऊंगा साध्वी जी, कि अगर ये सब जो हुआ है इसके बाद विश्वास नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति कमिश्नर बन गए। पहली बात, जरूर उनके पीछे और राजनीतिक ताकतें भी होंगी, इस पर आपको क्या लगता है? दूसरी बात, क्या आप देखिए, ये लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये एटीएस टीम को क्लीन चिट दे दी थी टॉर्चर के चार्ज पर। उन्होंने कहा था कोई तथ्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, और जिस अस्पताल में आपको एडमिट किया था वहां से एविडेंस नहीं मिली, जेल से एविडेंस नहीं मिली, तो आप इसको कैसे लड़ेंगे? एक मतलब न्यायिक प्रक्रिया होती है, सामने आएगा, एविडेंस नहीं मिले हैं, उसके तहत आप कैसे लड़ेंगे? इनका कहना हो सकता है, सरकारी पक्ष का एविडेंस है, ये मेरा कहना है, और मेरी लड़ाई जारी है, मैं लड़ती रहूंगी
जब तक जीवित हूं तब तक लड़ूंगी, और जब मैं नहीं रहूंगी तो भी जो देशभक्त हैं वो इस लड़ाई को कभी रुकने नहीं देंगे। ये आप सच कहते क्या आप हैं चाहेंगी कि ये व्यक्ति की कोई औकात नहीं है, परंतु राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को प्राप्त है, इसलिए ये व्यक्ति इतना पावरफुल है। ये व्यक्ति पहले ठाणे का कमिश्नर था, पहले एटीएस में था, फिर ठाणे का कमिश्नर इसको बनाया। मैंने फडणवीस जी से कहा, मैसेज किया और अपने वकील के माध्यम से कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप पुरस्कृत मत करिए, नहीं तो हम राष्ट्रभक्त क्या करेंगे। और फडणवीस जी ने कहा कि ठीक है, आगे जो कार्यवाही होगी हम अवश्य करेंगे। यह व्यक्ति उसी समय मुंबई का कमिश्नर बनना चाहता था, परंतु इसको नहीं बनाया गया। जैसे ही कांग्रेस का शासन आया, ये तुरंत कमिश्नर मुंबई का बनाया गया। और महाराष्ट्र में जो अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, ये इसी के कारण हो रही है। और मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि शिवसेना भी इसमें साथ में है, परंतु मैं शिवसेना के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। उसका कारण है कि अच्छे लोग भी, देशभक्त लोग भी जब कहीं किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय कभी ले लेते हैं तो ऐसे दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ते हैं, जनता को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है 2008 का वो समय जब मैं अंदर थी, मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, भयानक यातनाएं दी जा रही थी। उन यातनाओं के समय माननीय बाला साहब जी ठाकरे, उन्होंने कहा था एटीएस वालों को कि साध्वी जी के साथ अन्याय मत करो, उनको छोड़ो, क्योंकि वो गलत नहीं है। तुम्हारे षड्यंत्रों को मैं समझता हूं, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों के पर्सनल नंबर पब्लिकली कर दूंगा और सबको वितरित कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, और फिर जनता तुम्हें घर में घुस करके मारेगी। अगर तुमने उनको नहीं छोड़ा तो 30 नवंबर को महाराष्ट्र 2008 बंद का हम आह्वान करेंगे। परंतु हमारे देश पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। पाकिस्तान के षड्यंत्र के तहत 26/11 का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और हमारे बहुत से लोग उसमें शहीद हुए। इस कारण से फिर जो ये मैटर रहता है वो छोटा हो गया, नगण्य हो गया, और सबका ध्यान उधर गया। और ये सच भी है कि ये लड़ाई अभी भी जारी है। परंतु मैं माननीय बाला साहब ठाकरे जी का आज भी हृदय से उनको बहुत मानती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में विशेष स्थान दें, उनकी आत्मा का कल्याण करें। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे देशभक्त कभी कभी ही जन्म लेते हैं, और उनके सानिध्य में जो शिवसेना, वास्तव में उन्होंने उस समय जब मैं कोर्ट गई तो नासिक कोर्ट के मेरे पहुंचने के पहले ही वहां असंख्य देशभक्त शिव सैनिक थे जिन्होंने इस अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। और ये वही महाराष्ट्र था जहां मेरे ऊपर अन्याय हुआ तो अन्याय के विरुद्ध शिवसेना खड़ी थी। इसलिए मैं शिवसेना को आदर करती हूं, सम्मान करती हूं, और माननीय उद्धव जी ठाकरे से कहती हूं, आपसे करबद्ध मेरा निवेदन है, आपसे आग्रह है कि कम से कम साधु संतों की जो हत्या है, कम से कम हम जैसे देशभक्त, मैं और हमारे साथ जो भी देशभक्त हैं, उनका ये जो न्याय में विलंब हो रही है उसको जल्दी करवाएं, और कम से कम ऐसे जो लोग हैं उनको प्रश्रय ना दें, ऐसे लोगों को इन पदों पर ना रखें। क्योंकि मैं जो भुक्तभोगी हूं, मैं चाहती हूं कि अब कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, उनके ऊपर ये लोग अत्याचार ना कर पाए, अनाचार ना कर पाए।
बड़ा हृदय में आपके लिए सम्मान है। मैं आज बिल्कुल ओपनली इस बात को बोल रही हूं कि जो भी समय होता है वो समय वो इतिहास बन जाता है और इतिहास सदैव अच्छा होना चाहिए देशभक्तों का। मेरा ये आग्रह है आपसे कि ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे उच्च पदों पर ना बिठाएं जो अन्यायी हैं, क्योंकि वर्दी में रह करके इन्होंने हमारे ऊपर गैर कानूनी अत्याचार किए हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, गैर कानूनी केस बनाए हैं, गैर कानूनी तरीके से प्रताड़नाएं दी हैं। तो कम से कम अब किसी को भी भागी ना बनने दें इसका, और जनता के साथ न्याय हो। साध्वी जी, मैं जानता हूं ये बड़ा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, मगर बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत लोग एक्चुअली आपसे बात भी करना चाहते हैं। मगर एक सवाल जो मैं करना चाहता हूं आपसे, आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में कहा, तो मेरा सवाल आपसे ये है साध्वी प्रज्ञा जी, क्या आपने आप पर जो अत्याचार हुई, जो यातना हुआ, क्या इसके बारे में आपने बाला साहब ठाकरे जी से बात की थी? क्या आपने उनको कहा था जिस तरह से परमवीर ने, हेमंत करकरे ने या फिर जो दूसरे पुलिस अफसर हैं उन्होंने जिस तरह से आपका टॉर्चर किया था, क्या इसके बारे में आपने बाला साहब ठाकरे जी को अपनी बात उनके सामने आपने रखी थी? और जब रखी थी तब उन्होंने आपको क्या कहा था? नहीं, मुझे उनसे प्रत्यक्ष होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वो इतनी बड़ी हस्ती थे, वो इतने कुशाग्र राजनीतिज्ञ थे, वो इतने कुशाग्र देशभक्त थे, इतने श्रेष्ठ देशभक्त थे कि वास्तव में मुंबई की पुलिस के षड्यंत्र, मुंबई की पुलिस की मानसिकता और कांग्रेसियों की मानसिकता और देशघातियों की मानसिकता उनको बहुत अच्छे से पता रहती थी। और इसलिए ये सच है कि मुंबई उनकी हुआ करती थी। मुंबई में क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से वो जानते थे। ये जो प्रकरण हुआ, जो हमें जिस तरह से वहां ले जाया गया, आप उस समय के अगर सामना पेपर उठा करके देखेंगे तो उनके जो वक्तव्य आते थे वो इतने ऐसे हुआ करते थे कि जनता को झकझोर देते थे और स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट कहते थे। वो मुझे कभी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनको अपनी पीड़ा बता पाऊं, पर पता नहीं कैसे उस व्यक्ति का मन देश के लिए था, इसलिए उस व्यक्ति ने उस महान विभूति ने बिना कहे ही इनके सब षड्यंत्रों को, इनकी सब बातों को जान लिया था। और कहीं ना कहीं उनके लोग भी इसमें हुआ करते थे जो उन तक बात पहुंचाते थे, क्योंकि देशभक्त तो कहीं भी हो सकता है, तो कोई ना कोई देशभक्त होगा। मैं उसको प्रभु का आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु ऐसे देशभक्त हर जगह रहे कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र ऐसे लोगों को बताते रहे और जो संघर्षशील लोग हैं देश के लिए वो करते रहें। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जब देवलोक गमन हुआ तब भी संभवतः मैं जेल में थी और हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं बाद में हमें कैंसर था तो मैं कैंसर के उपचार में गई और मैं अपने को ठीक करने में ही लगी रही कि कम से कम मैं कहीं आने जाने लायक हो सकूं। इसलिए मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं कभी हो पाई, परंतु मुझे बिल्कुल पता है कि देशभक्तों की आवाज देशभक्त बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उनको नमन करती हूँ। जी, मैं आखिर में ये कहूँगा आपसे कि आप साध्वी हैं, आप सर्वत्यागी हैं, आपने अपना जीवन सनातन धर्म और भारत माता के नाम किया है, इसलिए आप में वो शक्ति है, जो परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद आपके पास है, तभी आप इनके चंगुल से निकल पाई, परमवीर के चंगुल से। लेकिन साधारण लोग जिनके ऊपर ये वर्दी पहनकर अत्याचार कर रहे हैं, साधारण लोग, आज साध्वी जी हमारे चैनल, दोनों चैनल के 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया है इन्होंने, और जो महाराष्ट्र की जनता पर उन्होंने जो उत्पीड़न किया है,
जनता को आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जहां इस प्रकार के अनाचारी अधिकारी होते हैं वो तो अनाचार करेंगे, परंतु मैं जनता से कहती हूं कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता भगवान होती है। जनता का हृदय भगवान होता है। सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाते हैं, अन्याय के लिए तो आजकल वामपंथी बहुत खड़े होते हैं, पर सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप भले ही संख्या में कम भी रहेंगे तो भी आपकी विजय होगी। और आप आवाज उठाइए, ऐसे अन्यायी, ऐसे अत्याचारी पुलिस कमिश्नर अथवा और कोई भी अधिकारी जो अन्याय करता है उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए और इनको इनके पदों से हटा दीजिए। और यही कहेंगे कि आप लोग मुंबई महाराष्ट्र भगवा का जो ये है, आर्थिक राजधानी है। देश को जानने के लिए मुंबई जो है विश्व में वो स्थान रखती है कि मुंबई की तरफ लोगों की निगाहें होती हैं। किंतु ऐसे शहर, ऐसे बड़े मेट्रो सिटी में इस प्रकार के लोग जब वास करते हैं तो वास्तव में जनता त्राही त्राही कर उठती है। और मेरा जनता से आग्रह है और पूरे देश के लोगों से आग्रह है कि इस कांग्रेसी मानसिकता के लोगों को, अन्यायी मानसिकता के लोगों को, ऐसे वर्दी में गैर कानूनी करने वाले, कानूनी वर्दी में गैर कानूनी करने वाले लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के अगर जरा भी कहीं इनके खानदान में कभी सिखाई गई हो तो इनको त्याग पत्र देना चाहिए, अगर नहीं तो ये राजनीतिक दल इनको संरक्षण देना बंद करें और ऐसे लोगों को इनके पदों से हटाएं। साध्वी जी, आज रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाहेंगी कि ये जो भगवा आतंकवाद की जो ये फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि भगवा आतंकवाद और भगवा आतंकवादी नंबर 1 कहा गया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, क्या ये भगवा आतंकवाद के इस झूठ को एनआईए के सामने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए? जैसे ये झूठी बात कही गई थी, झूठी स्क्रिप्ट थी आप पर, अन्य लोगों पर, ये सब कुछ हुआ ताकि आप इस बात को कहे टॉर्चर होने के बाद कि हां हम भगवा आतंकवादी हैं। तो क्या इस मूल विषय पर भी अब एनआईए के सामने आपको जाने की जरूरत नहीं है? आप आज सांसद हैं, आपकी आवाज उठनी चाहिए पार्लियामेंट में और शायद एनआईए के सामने भी। क्या आपको लगता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात पर परमवीर जैसे लोगों का भी इंटेरोगेशन करे, उनको सवाल पूछे ताकि उनकी भी थोड़ी सी जवाबदेही हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ कहा था कि आपको नहीं लगता कि जो लोग जिन्होंने भगवा आतंकवाद का ये फर्जी स्क्रिप्ट लिखा था, क्या उनकी क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए एनआईए के सामने? बिल्कुल। अभी चूंकि ये केस चल रहा है, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हम 5 लोगों को बरी किया था, लेकिन आज भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि 4 लोगों को बरी कर दिया गया है और मुझे किसी षड्यंत्र के तहत बरी नहीं होने दिया है। परंतु मेरा न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है, न्याय अवश्य होगा। और न्यायालय में जब डिसीजन होता है तो जो डिसीजन करता है ईश्वर उनको उतनी शक्ति दे कि वो विधर्मियों के समक्ष, षड्यंत्रकारियों के समक्ष भी अपने को मजबूत बनाए रखें और सत्य का साथ दें और सत्य का निर्णय करें। मैं बस इतना कहूंगी कि न्यायालय पर मेरा पूरा भरोसा है। बस किसी भी प्रकार से कोई आंच किसी को ना आए, प्रभु निर्णय करने वालों का भी संरक्षण करें और उनकी रक्षा करें, क्योंकि
जब हमारी जमानत के लिए कोई बात होती थी और डिसीजन होने वाला होता था तो जजों तक को धमकियां मिलती थी। और इसलिए मैं कहती हूं प्रभु उन सबकी रक्षा करें। भगवा आतंक के बारे में बस इतना ही कहूंगी कि ये राष्ट्र सनातनी है। ये भगवा इस देश की आत्मा है। ये भगवा वो रंग है जो सूर्य का रंग होता है, जो ज्वलनशील होता है और जो सदैव दाता होता है। ये वो रंग है, इसलिए इसको पूजा जाता है। ये त्याग का प्रतीक है, इसको पूजा जाता है और सन्यासी अपने ऊपर इसको धारण करते हैं क्योंकि वो सदैव ज्वलंतशील रह करके राष्ट्र को प्रकाशित करते हैं, सत्य की ओर चलते हैं, सत्य की ओर चलाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए, धर्म शास्त्रों की रक्षा के लिए, धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए, धर्म धरा धन धरोहर इन सब की रक्षा के लिए ये सन्यासी होते हैं और राष्ट्र को लेकर के चलते हैं। ये हमारा राष्ट्र आज से नहीं सनातनी है, इसलिए ये सनातनी परंपरा है। इसको इस प्रकार से अपशब्द कहने वाले लोग, उनको निश्चित रूप से ईश्वर दंड देता है और दे रहा है और देगा भी। ये सबके समक्ष है, मुझे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवा है, ये भगवा रंग सदैव से ईश्वर ने इसको अपना वरदान दिया है और ये सनातनी रंग है। ये सदैव अपनी ऊर्जा बनाए रखता है और दुष्टों का संहार करता है। साध्वी प्रज्ञा जी, ईश्वर आपको अच्छी स्वास्थ्य दे और प्रभु आपको और शक्ति दे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन सब विषयों पर बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे साथ